एकीकृत भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाड में एक किसान परिवार में जन्मे सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकता की मिसाल कहा जाता है, क्योंकि देश की एकता को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने देश को एकजुट करने में सदैव महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर मजबूत और एकीकृत भारत के निर्माण में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। जिस समय देश आजाद हुआ तब यह कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। उन्हें एकजुट करना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था। आजाद भारत को एकजुट करने का श्रेय सरदार पटेल की राजनीतिक और कूटनीतिक क्षमता को ही दिया जाता है। भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए सरदार पटेल की इसी अविस्मरणीय योगदान को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2014 से उनकी जन्मतिथि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। तभी से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश की आजादी के उपरांत 562 देशी रियासतों का एकीकरण किया जाना सबसे बड़ी समस्या थी। दरअसल अंग्रेज भारत से आते जाते बड़ी कुटिल चाल चलते हुए करीब 550 देशी रियासतों को खुद ही अपने भविष्य के निर्णय का अधिकार दे गए थे। उनके पीछे उनका उद्देश्य यही था कि इतनी बड़ी संख्या में रियासतों के स्वायत्त रहते भारत के लिए स्वयं को एकजुट रख पाना बेहद मुश्किल होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने लौह पुरुष व्यक्तित्व का परिचय देते हुए इस गंभीर चुनौती को न केवल स्वीकार किया बल्कि बहुत ही कम समय में बड़ी कुशलता से इतनी सारी रियासतों के एकीकरण का कार्य संपन्न कराने में सफल भी हुए। इसके लिए उन्होंने देशी रियासतों की कई श्रेणियां बनाते हुए सभी से बात की और ज्यादातर को भारत संघ में सहजता से शामिल करने में कामयाब रहे। जिन रियासतों ने ना नुकुर की उनके साथ उन्होंने कठोरता दिखाई और जरूरत पड़ने पर सेना का सहारा लेने से भी वे पीछे नहीं हटे। सरदार पटेल ने आजादी के ठीक पहले वीपी मेनन के साथ मिलकर कई देशी रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य आरंभ कर दिया था। उस समय देश भर में सैकड़ों ऐसी देशी रियासतें थी जो स्वयं में संप्रभुता प्राप्त थी, जिनका अपना अलग झंडा और अलग शासक था। दोनों ने देशी रियासतों के शासकों को समझाया कि उन्हें स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। इसका असर यह हुआ कि केवल 3 रियासतों को छोड़कर बाकी सभी रियासतें राजवाड़ों ने अपनी मर्जी से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को रियासतों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा था कि रियासतों को सुरक्षा, विदेश, संचार व्यवस्था इन 3 विषयों के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। सरदार पटेल की इस घोषणा के बाद बहुत सी देशी रियासतों के शासक भोपाल के नवाब से अलग हो गए, जो आजाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की रियासतों का एकीकरण किए जाने की योजना की बड़ी सफलता थी। उन्होंने भारतीय संघ में ऐसी रियासतों का विलय करने में सफलता प्राप्त की जो स्वयं में संप्रभुता प्राप्त थी। 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़ को छोड़कर बाकी सभी भारतीय रियासतें भारत संघ में शामिल हो गई थी। हैदराबाद के निजाम ने जब भारत में विलय का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था तो सरदार पटेल ने वहां सेना भेजकर निजाम का आत्मसमर्पण करा लिया। बहुत विरोध होने पर जूनागढ़ का नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया और तब जूनागढ़ भी भारत में मिला लिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की विभिन्न बिखरी हुई रियासतों और भूभागों के एकीकरण में सरदार पटेल के उल्लेखनीय योगदान के कारण ही उन्हें भारत का बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। देश की आजादी के बाद वे स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री बने। सरदार पटेल का व्यक्तित्व बचपन से ही बेहद प्रभावशाली था। हालांकि पढ़ाई लिखाई में वे औसत हुआ करते थे। उन्होंने 10वीं कक्षा की परीक्षा 22 वर्ष की उम्र में उत्तीर्ण की थी। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद परिवार में आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने कॉलेज जाने के बजाय आगे की शिक्षा स्वाध्याय से ही प्राप्त की। बैरिस्टर की पढ़ाई उन्होंने लंदन जाकर पूरी की और कॉलेज जाने का अनुभव नहीं होने के बावजूद अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय देते हुए उन्होंने 36 वर्ष की उम्र में लंदन के मिडिल टेम्पल इन में बैरिस्टरी का 36 माह का कोर्स सिर्फ 30 माह में पूरा कर लिया और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने गांधी जी के साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में उनका सबसे पहला और बड़ा योगदान खेड़ा संघर्ष के दौरान था, जब गुजरात का खेड़ा डिवीजन भयानक सूखे की चपेट में था और किसान ब्रिटिश सरकार से भारी करों में छूट की मांग कर रहे थे। अंग्रेजों द्वारा जब किसानों की इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया
तो सरदार पटेल ने गांधी जी तथा अन्य लोगों के साथ किसानों का नेतृत्व किया और आखिरकार ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों को उस वर्ष करों में राहत दी गई। सरदार पटेल की यह पहली सफलता थी। उन्होंने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए उसमें भी सफलता हासिल की थी, जिससे प्रसन्न होकर वहां की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सबसे घनिष्ठतम और निकटतम व्यक्तियों में से एक रहे सरदार पटेल उम्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू से 14 वर्ष बड़े थे। भारतीय संविधान के निर्माण में भी सरदार पटेल का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने अधिकारों को दो भागों में रखने का सुझाव दिया था, एक मूलाधिकार तथा दूसरा नीति निर्देशक तत्व। आज के दौर में जहां देश में हर तरफ भाई भतीजावाद की राजनीति का बोलबाला है, वहीं देश का यह लौह पुरुष राजनीति में भाई भतीजावाद के सख्त खिलाफ थे और इसका सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने खुद अपने बेटे को राजनीति से दूर रखते हुए दिया था। दरअसल इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि उन्होंने अपने पुत्र दया भाई को तब तक यथासंभव दिल्ली से दूर रहने को कहा था जब तक कि वह स्वयं दिल्ली में रहें। उनके हृदय में ईमानदारी की भावना किस कदर कूट कूट कर भरी थी, इसका इससे बेहतर बेमिसाल उदाहरण नहीं हो सकता कि उनके निधन के बाद खोजबीन किए जाने पर उनकी निजी संपत्ति के नाम पर उनके पास कुछ नहीं था। बगैर लाग लपेट, सीधा स्पष्ट, कड़ा और खरा बोलने के लिए विख्यात रहे सरदार पटेल ने अपने जीवन में आई तमाम कठिनाइयों से पार पाते हुए सदैव उन पर सफलता हासिल की। इसीलिए उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार पटेल का जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व सदैव प्रेरणा स्रोत के रूप में देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। हार्ट अटैक के कारण यह लौह पुरुष 15 दिसंबर 1950 को दुनिया से विदा हो गए। उन्हें मरणोपरांत सन 1991 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। भारत सरकार द्वारा इसी वर्ष अर्थात 2020 में सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर देश की एकता और अखंडता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही नाम से एक नागरिक सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है और पहले पुरस्कार की घोषणा 31 अक्टूबर को पटेल जयंती के अवसर पर ही की जाएगी। सरदार पटेल के निधन के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सरदार पटेल का जीवन एक महान गाथा है जिससे हम सभी परिचित हैं और पूरा देश यह जानता है कि इतिहास इसे कई पन्नों में दर्ज करेगा और उन्हें राष्ट्र निर्माता तथा नए भारत का एकीकरण करने वाला कहेगा। हम में से कई लोगों के लिए वे आजादी की लड़ाई में हमारी सेना के एक महान सेना नायक के रूप में याद किए जाएंगे। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कठिन समय में और जीत के क्षणों में दोनों ही अवसरों पर हमें नेक सलाह दी। वे एक ऐसे मजबूत दुर्ग की तरह थे जिन्होंने संकट के समय में हम सबके कमजोर और ढुलमुल हृदय में वीरता की भावना भरी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी राष्ट्रीय गौरव एवं एकता का प्रतीक। करीब 5.5 फुट ऊंचे रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की उनकी ऊंचाई से 100 गुना से भी ज्यादा ऊंचा मिश्र धातु से निर्मित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसे एकता की मूर्ति कहा जाता है, दुनिया की सबसे ऊंची ऐसी गगनचुंबी प्रतिमा है जो भारतीय इंजीनियरिंग कौशल का एक अद्भुत नमूना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को राष्ट्रीय गौरव एवं एकता का प्रतीक माना गया है। साथ ही इसे भारत के इंजीनियरिंग कौशल तथा परियोजना प्रबंधन क्षमताओं का सम्मान भी बताया गया है। गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में साधु आइलैंड में स्थित 182 मीटर ऊंची सरदार पटेल की यह विशाल और अद्भुत प्रतिमा विश्व भर में इस तरह की सबसे ऊंची प्रतिमा है। मूर्ति सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर दूर साधु बेट नामक स्थान पर स्थापित की गई है, जो नर्मदा नदी पर एक टापू है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 138वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2013 को नर्मदा जिले के साधु आइलैंड में सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस नए स्मारक का शिलान्यास किया था, जिसे 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही देश को समर्पित किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मुख्य मूर्तिकार राम वी सुतार हैं। इस प्रतिमा ने दुनिया भर की तमाम ऊंची और आलीशान मूर्तियों को पीछे छोड़ दिया है। ये अमेरिका के विश्वविख्यात स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से करीब 2 गुना ऊंची है। बता दें कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई 93 मीटर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कुल ऊंचाई आधार सहित 240 मीटर है, जिसमें 58 मीटर का आधार है और 182 मीटर की मूर्ति है। 182 मीटर लगभग 597 फुट
ऊंची इस मूर्ति की विशेषता यह है कि इसे 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। इस आलीशान विशालकाय और भव्य प्रतिमा के निर्माण पर करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मुख्य संरचना पर 1347 करोड़ की लागत आई है, जो इस परियोजना के लिए आवंटित कुल 2989 करोड़ का एक बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा प्रदर्शनी हॉल तथा कॉन्वेंट सेंटर के निर्माण पर 235 करोड़, स्मारक को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए पुल पर 83 करोड़ खर्च किए गए तथा आगामी 15 वर्षों तक संरचना को बनाए रखने के लिए 657 करोड़ खर्च किए जाएंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाद विश्व की दूसरी ऊंची मूर्ति है चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, जिसकी आधार सहित कुल ऊंचाई है 208 मीटर अर्थात लगभग 682 फुट। स्टैचू ऑफ यूनिटी का आधार त्रिस्तरीय है, जिसमें प्रदर्शन फ्लोर, छज्जा तथा छत शामिल हैं। छत पर स्मारक उपवन, विशाल संग्रहालय तथा प्रदर्शनी हॉल है, जिसमें सरदार पटेल के जीवन तथा उनके योगदान को दर्शाया गया है। नदी से 500 फुट ऊंचे ऐसे ऑब्जर्वर डेक का निर्माण भी किया गया है, जिसमें एक ही समय में करीब 200 लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी का निरीक्षण कर सकते हैं। नाव के द्वारा सिर्फ 5 मिनट में मूर्ति तक पहुंचा जा सकता है। एक ऐसा आधुनिक पब्लिक प्लाजा भी बनाया गया है, जिसमें खान पान के स्टॉल, उपहार की दुकानें, रिटेल और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और यहां से नर्मदा नदी तथा मूर्ति भी देखी जा सकती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कंपोजिट प्रकार का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें वर्षों तक जंग नहीं लगेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस विशालकाय मूर्ति में 4 धातुओं का उपयोग किया गया है। इस स्टैचू में करीब 85% तांबे का इस्तेमाल किया गया है। इस मूर्ति के निर्माण में 5700 मीट्रिक टन स्टील संरचना में तथा 18500 मीट्रिक टन रीइंफोर्समेंट बार्स स्टील की छड़ का इस्तेमाल किया गया है। मूर्ति के निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती थी इसका भूकंप तथा अन्य आपदाओं से बचाव करना और इंजीनियर इसे इस रूप में तैयार करने में सफल रहे कि यह स्टैचू 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा में भी स्थिर खड़ा रहेगा और यह 6.5 तीव्रता के भूकंप को भी आसानी से सह सकता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी परियोजना करीब 22,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई है। सरदार पटेल की यह भव्य प्रतिमा दिखने में जितनी विशेषता समेटे हुए है, इसकी बनावट भी उतनी ही विशेष है। मूर्ति के नीचे के हिस्से को ऊपरी हिस्से की तुलना में थोड़ा पतला किया गया है। इस मूर्ति के निर्माण का कार्य केंद्र में मोदी सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद अक्टूबर 2014 में लार्सन एवं टुब्रो कंपनी को सौंपा गया था, जिसने 44 महीनों में इसे दुनिया के सबसे ऊंचे और भव्य स्टैचू के रूप में तैयार कर भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया। यह दुनिया में सबसे कम समय में तैयार होने वाली प्रतिमाओं में से एक है। इस प्रतिमा के निर्माण में भारतीय मजदूरों के साथ 200 चीनी कर्मचारियों ने भी योगदान दिया। मूर्ति बनाने के लिए 3000 से भी ज्यादा लोगों और करीब 250 इंजीनियरों ने कड़ी मेहनत की। इंजीनियरों की टीम ने सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा के निर्माण कार्य को मॉकअप, 3D स्कैनिंग तकनीक तथा कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोडक्शन तकनीक इन 4 चरणों में पूरा किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस मूर्ति में 2 तेज गति वाली लिफ्ट लगाई गई हैं, जिनके जरिए सरदार पटेल के स्टैचू की छाती तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, जहां से खूबसूरत वादियों के मनोहारी दृश्यों का आनंद लेने के साथ साथ सरदार सरोवर बांध का दिलकश नजारा भी दिखाई देगा। स्टैचू की छाती के पास झरोखे बनाए गए हैं और इन्हीं झरोखों से सरदार सरोवर डैम को पूरा देखा जा सकता है। स्टैचू में की गई लेजर लाइटिंग की व्यवस्था के कारण दिन रात इसकी रौनक एक समान बरकरार रहेगी। इस स्टैचू के नीचे एक म्यूजियम तैयार किया गया है, जहां सरदार पटेल की स्मृति से जुड़ी बहुत सारी वस्तुएं रखी गई हैं। आने वाले समय में पर्यटकों के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुंचने के लिए पुल और बोट की व्यवस्था भी की जाएगी। सरदार पटेल की इस मूर्ति से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर एक टेंट सिटी बनाई गई है, जो 52 कमरों का श्रेष्ठ 3 सितारा भारत भवन होटल है, जहां पर्यटक रात भर रुककर विश्राम कर सकते हैं। सबसे बड़ी और रोचक बात यह है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रति पर्यटकों का आकर्षण काफी हद तक वैसा ही देखा जा सकता है जैसा अमेरिका के 133 वर्ष पुराने स्टैचू ऑफ लिबर्टी के प्रति देखा जाता रहा है। न्यूयॉर्क हार्बर तथा लिबर्टी द्वीप पर स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखने के लिए
जहां प्रतिदिन लगभग 10,000 पर्यटक पहुंचते हैं। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए लगभग 8,500 पर्यटक रोजाना आते हैं। 17 सितंबर 2019 को अपने जन्म दिवस के अवसर पर स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने ही बताया था कि इस स्टैचू को देखने के लिए प्रतिदिन औसतन करीब 8,500 पर्यटक पहुंच रहे हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी को आम जनता के लिए खोले जाने के 1 वर्ष के भीतर इसका दीदार करने के लिए देश विदेश से 25 लाख से भी ज्यादा अधिक पर्यटक यहां पहुंचे हैं। वर्ष 2019 में जन्माष्टमी वाले दिन तो यहां पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़कर करीब 34,000 हो गई थी। स्टैचू ऑफ यूनिटी के अनावरण के शुरुआती 11 दिनों में इसे देखने पहुंचे पर्यटकों की संख्या 1,28,000 से भी ज्यादा थी और इसके अनावरण के शुरुआती दिनों के दौरान सप्ताहांत में यहां करीब 50,000 पर्यटक पहुंचे थे। रखरखाव के लिए प्रत्येक सोमवार को स्टैचू ऑफ यूनिटी स्मारक को आम जनता के लिए बंद रखा जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।